डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक शीत युद्ध या कोल्ड वार, शीत युद्ध और शीत युद्ध का अंत। इसमें हम पढ़ेंगे शीत युद्ध से संबंधित सभी घटनाएं, कारण और उसके निवारण और साथ ही उसका प्रभाव, और फिर उसके बाद डिटेंटी और अंत में पढ़ेंगे। क्योंकि ये आपका रिटर्न पेपर है और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग आपसे हर वर्ष इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको पता लग जाए। और साथ ही कमेंट भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन का, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया अध्याय है। इसे एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विकास का नाम भी दिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी और सोवियत संघ के मध्य मित्रता का जो नया अध्याय शुरू हुआ था वह युद्ध के बाद समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य की भावना और अधिक गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लग गए। इस प्रयास से दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय एक संघर्षपूर्ण स्थिति का जन्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लग गईं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास में दोनों महाशक्तियां विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने पक्ष में लाने के लिए नए नए तरीके तलाश करने लगीं। इससे समूचे विश्व में अशांति का वातावरण बन गया और अंत में विश्व को दो शक्तिशाली गुटों, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में विभाजन हो गया, जिसमें प्रथम का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ करने लगा। आइए अब देखते हैं शीत युद्ध का अर्थ। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रहे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रहीं। इस युद्ध का उद्देश्य अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास व शंका की अंतिम परिणति था। केपीएस मेनन के अनुसार, केपीएस मेनन आपके भारतीय डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे और विदेश मंत्रालय में काम करते थे। तो उनके अनुसार शीत युद्ध क्या है? उनके अनुसार शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं, एक बुर्जुआ लोकतंत्र और एक सर्वहारा तानाशाही, फिर दो गुटों, नाटो और वार्सा समझौता, दो राज्यों अमेरिका और सोवियत संघ, दो नेताओं जॉन फोस्टर डलेस और स्टालिन के बीच युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। शीत युद्ध आपका यह युद्ध क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि यह लोगों के दिमाग में लड़ा जाने वाला युद्ध था, क्योंकि इससे हमेशा ये संभावना बनी रहती थी, 24/7 आवर्स संभावना बनी रहती थी कि तब युद्ध हो जाए। इसके लिए तमाम दोनों गुट, जो आपके एक साम्यवाद था जिसका नेतृत्व आपका सोवियत यूएसएसआर करता था और एक था पूंजीवादी लोकतंत्र जिसका नेतृत्व आपका अमेरिका करता था यानी यूएसए। दोनों एक दूसरे को प्रबल नीचा दिखाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने मित्र राष्ट्रों की अधिक संख्या में इजाफा करते थे, वृद्धि करते थे, जिससे वो अपनी छवि या अपना विरोध या अपना दबदबा पूरे विश्व में बना सकें। इसमें उन लोगों की हालत खराब हो गई जो नवोदित राष्ट्र थे, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, चाइना हुआ और तमाम लैटिन अमेरिकी कंट्रीज थे या अफ्रीकन कंट्रीज थे, यूगोस्लाविया, सब इन लोग
सोचे कि अब हम किधर जाएं। खासकर भारत के समय ये साथ बेहद पेचीदा ये दौर था कि किस गुट में शामिल हो। एक गुट में शामिल होने का मतलब ये था कि आप दूसरे गुट से दुश्मनी मोल ले रहे हैं या उससे अपना बैर रख रहे हैं। इसलिए ये शीत युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा भयानक था, क्योंकि इस दौरान एक और घटना घटी जैसे कि अमेरिका ने परमाणु युद्ध को बार बार धमकी देता था, क्योंकि वो सबसे पहले परमाणु हथियार का विकसित किया और उसका प्रयोग करके सबको, पूरी दुनिया को एकदम अपने अधीन या घुटनों के नीचे ला दिया था और एकदम वन पुलिसमैन या वन मैन आर्मी के रोल में या इंटरनेशनल या यूनिवर्सल पुलिसमैन या बिग ब्रदर की भूमिका में आ गया था। तो ये आपका शीत युद्ध। तो इसी शीत युद्ध के बारे में आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, ये युद्ध निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण का युद्ध था जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, निम्नलिखित कारण है, आइए देखते हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थीं और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थीं। इसके शीत युद्ध की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण है आपका सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। ये पहला कारण था कि शीत युद्ध की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा है आपका सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वैचारिक मतभेद, एक साम्यवाद का समर्थक था तो दूसरा लोकतंत्र का। तीसरा है सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। ईरान में सोवियत हस्तक्षेप, फिर टर्की में सोवियत हस्तक्षेप और यूनान में साम्यवादी प्रसार का खौफ। फिर द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद, मित्र राष्ट्रों द्वारा समय पर द्वितीय मोर्चा न खोलना, ये भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। तुष्टीकरण की नीति, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फिर 9वां सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अपेक्षा। फिर है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। फिर परस्पर विरोधी प्रसार। फिर लैंड लीज समझौते का समापन। फिर फांसीवादी तख्तों को अमेरिकन सहयोग, बर्लिन विवाद। फिर है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। फिर है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित। ये थे आपके शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। अब हम पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध का विकास, कैसे शीत युद्ध का प्रसार हुआ। शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ। इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर उभरकर विश्व रंगमंच पर आ गए। इसको बढ़ावा देने में दोनों महाशक्तियों के बीच व्याप्त परस्पर भय और विश्वास की भावना थी। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध चली गई चालों ने इस शीत युद्ध को सबल आधार प्रदान किया और अंत में दोनों महाशक्तियां खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगी और समस्त विश्व में भय व अशांति का वातावरण तैयार कर दिया। इसके बढ़ावा देने में दोनों महाशक्तियां बराबर की भागीदार रहीं। इसके विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण 1946 से 1953 शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण माना जाता है। इस समय के दौरान शीत युद्ध की असली रूप उभरा, जिसको हम निम्नलिखित कारकों के रूप में देख सकते हैं। पहला कारक है 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। उसने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना का स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक व विस्तारवादी बताया। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दूसरा क्या कारण है
मार्च 1947 में ट्रूमन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात की गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भाग में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। यूनान, टर्की तथा यूनान में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात स्वीकार की गई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर शीत युद्ध को भड़काया और विश्व शांति को भंग कर दिया। इसी प्रकार 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास व वैमनस्य की भावना को बढ़ावा दिया। फिर सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। फिर एक चौथा कारण कि जर्मनी के विकास ने भी दोनों महाशक्तियों के विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकें, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कोमिकॉन की नीति ने यूरोप को सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। एक और 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संगठन का निर्माण किया। ये भी शीत युद्ध के निर्माण में आग में घी डालने का काम किया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका का एक सैनिक गुटतंत्र था। अक्टूबर 19 चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना भी एक कारण बना। फिर 1950 में कोरिया संकट भी इसके विस्तार में एक प्रमुख कारण बना। फिर 1951 में जब कोरिया युद्ध चल ही रहा था, उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति संधि की और संधि को कार्यरूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया। सोवियत संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इसी वर्ष जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि करके विरोध की खाई को और अधिक गहरा दिया। अमेरिका की इन कार्रवाइयों ने सोवियत संघ के मन में द्वेष की भावना को बढ़ावा दिया। इन संधियों को सोवियत संघ ने साम्यवाद के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा माना और उसकी निंदा की। अब आइए देखते हैं शीत युद्ध का दूसरा चरण 1953 से 1963 तक। ये दूसरा चरण है। कब से? 1953 से 1963 तक। इसमें निम्नलिखित घटनाएं घटी। 1953 में सोवियत ने पहली बार आणविक परीक्षण किया, यानी परमाणु युद्ध का सफल परीक्षण किया। फिर 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए, जिससे 1954 में सीटों की गठबंधन हुआ, सीटों की स्थापना हुई। फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तीसरा भी है 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध को और अधिक भड़काया। फिर 1956 में स्वेज नहर संकट विवाद भी। फिर 1957 का आइजनहावर सिद्धांत एक और सबसे महत्वपूर्ण कारक देखिए। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय किया, लेकिन यात्रा से एक दिन पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। विमान चालक ने स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ में सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। इसे सोवियत संघ ने गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती स्वीकार करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती न मानकर शीत युद्ध को और अधिक बढ़ावा दिया। 16 मई 1960 में पेरिस सम्मेलन में सोवियत राष्ट्रपति ख्रुश्चेव U-2 की घटना को दोहराया और कहा कि भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ आने की चेतावनी भी दी। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 1962 का क्यूबा संकट। अब आइए देखते हैं शीत युद्ध का तीसरा चरण। आइए अब शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण देखते हैं। इसको हम डिटेंटे के नाम से भी जानते हैं, जिसका काल था 1963 से 1979 तक। नितांत इसलिए तनाव शैथिल्य इसलिए कहते हैं कि इस दरमियान दोनों देशों यानी USSR और USA के मध्य संबंधों में थोड़ी सी नरमी आई। दोनों में थोड़ा आपसी सहयोग भी बढ़ा। क्यों बढ़ा? 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लगे। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण प्रकट होने लगे। इस नरमी या तनाव में कमी को दितांत या तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। तनाव शैथिल्य क्या है? क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में आए परिवर्तन को दितांत नाम दिया जाता है। फिर दितांत फ्रेंच भाषा शब्द का
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता, रिलैक्सेशन इन टेंशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाले सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। हम देखते हैं तनाव शिथिलता की क्या कारण थे, यानी किन कारणों से दोनों ध्रुवों के मध्य, दोनों विचारधाराओं के मध्य, दोनों व्यवस्थाओं के मध्य, दोनों गुटों के मध्य किन कारणों से तनाव शिथिल में कमी आई। पहला तो है आर्थिक विकास, दूसरा है परमाणु युद्ध की भयावहता, तीसरा कच्चे माल की आवश्यकता, स्थायी शांति का विचार, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि, फिर है वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय, कूटनिरपेक्ष देशों की भूमिका, बहुकेंद्रवाद का जन्म। तनाव शिथिल अथवा दितांत के प्रयास। 1963 में क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने टकराव का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाने पर विचार किया। दोनों ने आपसी तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जो निम्नलिखित हैं। किन प्रयासों से तनाव शिथिल या दितांत का विकास हुआ या तनाव में कमी है या तनाव शिथिल का विकास हुआ। पहला है 25 जुलाई 1963 को दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की, इससे दितांत को बढ़ावा मिला। 1963 में ही दोनों देशों में आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था या समझौता की हुआ। फिर दोनों देशों में तनाव को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन 1967 में हुआ। इसमें दोनों देशों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचारों का आदान प्रदान किया। 1968 में सोवियत संघ तथा अमेरिका तथा ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1970 में मॉस्को बॉन समझौता हुआ। फिर आप पढ़ लीजिएगा इसको। 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र को हिंद चीन को समाप्त कर दिया। एक है दितांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे महाशक्तियों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। इससे विभाजित यूरोप का एकीकरण हुआ और व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ। इससे आतंक का संतुलन समाप्त हो गया। इससे परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास तेज हो गए। इससे गुटबंदी को गहरा आघात पहुंचा। दोनों गुट एक साथ शामिल देश स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई। इसने कूटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बना दिया। फिर है शीत युद्ध के विकास का अंतिम काल, नया शीत युद्ध या न्यू कोल्ड वार देते हैं। जब 1980 से 89 तक की जो घटना है शीत युद्ध का विकास का द्वितीय चरण या अंतिम काल, या इसको हम न्यू कोल्ड वार या नया शीत युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए देखते हैं। 1970 के दशक का दितांत अफगानिस्तान संकट के जन्म लेते ही नए प्रकार के शीत युद्ध में बदल गया। इस संकट को दितांत की अंतिम शव यात्रा कहा जाता है। इससे दितांत की समाप्ति हो गई और दोनों शक्तियों में लगभग एक दशक तक रहने वाला तनाव शिथिल के दिन लद गए और पुराने तनाव फिर से बढ़ने लगे। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पुरानी दुश्मनी आरंभ कर दी। रीगन ने राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों का शस्त्रीकरण करने पर बल दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ लग गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। सोवियत संघ ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार्स परियोजना अंतरिक्ष युद्ध की मंजूरी दी। इससे नए शस्त्र अस्त्रों की होड़ लग गई। तमाम कारण है, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाले। इसने समस्त विश्व को दो गुटों में विभाजन करके विश्व में संघर्ष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया।
इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन कायम किया, लेकिन नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। इससे तकनीकी और प्राविधिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे यथार्थवादी राजनीति का आविर्भाव हुआ और विश्व राजनीति में नए राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माने जाना लगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का कोल्ड वार से रिलेटेड चैप्टर। आप बेहद आसान भाषा में है और आप इसको जब पढ़ें तो साथ में एक पेंसिल या नोटबुक रख लें, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट कर लें, ताकि आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत न पड़े या उधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े। आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।